थे कि इस सत्र में दलित और आदिवासी स्त्री जो इस क्षेत्र की विशेषज्ञ है सिर्फ उन्हें हम बुलाना चाहते थे। लेकिन आप स्थिति देखिए कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी क्योंकि हमारा दलित और आदिवासी समाज बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि हम बुलाए किनको। तो जो लोग ये कहते हैं कि दलित समाज काफी आगे बढ़ गया है, आदिवासी समाज काफी आगे बढ़ गया, उन्हें समझना चाहिए कि स्थिति ये है। एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा, बीज वक्तव्य का मामला। दिलीप मंडल जी ने मुझसे कहा कि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मुझे बीज वक्तव्य के लिए आप बुलाओ। तो ये असलियत है। सीधा कहा दिलीप मंडल जी ने, क्या आदिवासी दलित समाज में कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा सके? और वो नहीं है, इसीलिए इस विषय का महत्व है। तो हमारा जो समापन सत्र से पहले वाला जो सत्र है वो है दलित आदिवासी सिनेमा। कल हमारे समानांतर सत्र से लेकिन समय की अवधि में हमने दोनों सत्रों को मिलाया था और एक किया था दलित आदिवासी सिनेमा। तो आप इस सत्र को उसी सत्र की एक कड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। इस सत्र के अंतर्गत संचालन जो करेंगे महेश सिंह करेंगे, और इस सत्र की एक सामान्य रूपरेखा में आपको महेश जी को मैं अनुरोध करता हूं, महेश जी आए। इस सत्र की एक सामान्य रूपरेखा ये है कि जो प्रतिभागी है जो कल रह गए थे, तो हम उन सभी को वक्त देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग की अपेक्षा है। तो महेश जी को मैं सीधा आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का सत्र संचालित करें। धन्यवाद सर। इस सत्र का विषय है दलित आदिवासी सिनेमा। और दलित आदिवासी सिनेमा जो है हिंदी सिनेमा दलित आदिवासी विमर्श का यह कहा जाए तो इस सत्र में निचोड़ होना चाहिए जो विषय दिया गया है। लेकिन अभी सर ने बता दिया कि यह उस तरह से है जो समानांतर सत्र चल रहा था, जो समय न होने के कारण कल छूट गया था, और उस रूप में देखा जाना चाहिए इसको। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह सत्र बहुत ही विशिष्ट रूप से आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे बीजू टोको जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मन। मुख्य वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी को आमंत्रित करता हूं। अगले वक्ता के रूप में आशुतोष प्रताप सिंह। जब तक सर आ रहे हैं तब तक मैं संक्षिप्त परिचय सर का देना चाहूंगा। डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी के बारे में मैं बता दूं कि आदिवासी साहित्य के पत्रिका के संपादक हैं और दलित आदिवासी मुद्दों पर मुखर रूप से लिखते रहते हैं।
कई पत्रिकाओं में इस विषय पर, दलित और आदिवासी विषय पर कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं और मित्रों, किसी कारण से दिलीप टोप्पो जी अभी हमारे बीच में नहीं है और कल एक सत्र की अध्यक्षता किशन जी को करनी थी और वो सत्र नहीं हो पाया था, तो मैं पूरे आदर के साथ किशन जी से अनुरोध करूंगा कि वो सत्र की अध्यक्षता करें। किशन जी। आशुतोष जी, आप आ जाए। समय की कमी है, मैं अधिक विलंब नहीं करूंगा। मैं वक्तव्य के लिए पहले उनसे शुरू कर दें। सबसे पहले मैं वक्तव्य के लिए आशुतोष जी को बुला रहा हूं, वो अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखते हैं। नहीं, आप निश्चिंत रहें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नमस्कार साथियों, मैं अपनी बात मोटे मोटे तौर पर रखूंगा। सांस्कृतिक विकास के 100 करोड़ क्लब में तराशना दलित आदिवासी यथार्थ सिनेमा एक कला है, निसंदेह सिनेमा एक कला है और कला होने के कारण सिनेमा पर भी वही शब्द लागू होती है जो किसी भी कला पर लागू होती है। पर सिनेमा को हूबहू स्थापत्य, औजार बनाने, सिलाई कढ़ाई, संगीत, साहित्य या रंगमंच आदि की कसौटियों पर कसना सिनेमा के साथ अन्याय होगा। ऐसे में निश्चित रूप से ये शर्तें शिल्प और उद्यान की बनस्पत जरूरत और उद्देश्य की कसौटियां होंगी। बहरहाल सिनेमा को इटालियन फिल्म समीक्षक रिचार्डो कैंडो ने चित्रकला, स्थापत्य, संगीत, कविता, मूर्तिकला, नृत्य के बाद इन सब का संश्लिष्ट रूप मानते हुए सातवीं कला कहा है। भारतीय संदर्भ में देखें तो कामसूत्र में वात्स्यायन ने 64 कलाओं का उल्लेख किया है। इस दृष्टि से सिनेमा को पैसिफिक कला के रूप में देखा तो जा सकता है, हालांकि विचारकों वाले नजरिए से इसे वात्स्यायन द्वारा वर्णित 64 कलाओं में संश्लिष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। वैसे ये बात है कि चौड़े कर्म और द्युत कर्म आदि के लक्षण विशेष रूप से बॉलीवुड में दिखाई देते हैं, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि सिनेमा ने अपने उद्भव से लेके विकास तक के पूरे दौर में और वर्तमान स्वरूप की पूरी यात्रा में, पूरी प्रक्रिया में पूर्ववर्ती कला माध्यमों को अपनाते हुए साथ ही समकालीन कला माध्यमों को एक साथ मिलाते हुए अपनी भाषा को समृद्ध किया है। इस दृष्टि से सिनेमा एक कला माध्यम के रूप में हमारे सामने आती है जो बहुस्तरीय है, आधुनिक है और असीम संभावनाओं से लबरेज है। इससे पहले कि हम हिंदी सिनेमा की ओर चलें, आइए एक बार फिर वापस चलते हैं और कला की पड़ताल करते हैं। कला के बारे में सोचने पर जो पहला सवाल मेरे जहन में आता है वो यही कि कला जन्मती कहां से है और क्यों। निश्चित रूप से कला आकाश से अवतरित नहीं होती, जैसा कि प्राय विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में दावा किया जाता है। कला एक पूरी तरह से भौतिक एवं मनुष्य द्वारा सृजित चीज है। जिज्ञासा ने मनुष्य को अन्वेषक बनाया, आवश्यकता ने आविष्कारक और ज्ञान को, पाई गई चीज को और अनुभूत सत्य को एक दूसरे से कहने सुनने की इच्छा ने उसे कलाकार बना दिया। एकांत में आने वाले विचार भी सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब, उसकी प्रतिध्वनि होते हैं। इसी कारण उस विचार से मूर्त रूप लेती कला में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न संकेत साफ दिखाई पड़ते हैं। कलाकार जिस तरह अपने इर्द गिर्द घटते परिवेश को देखता, परखता, महसूसता है, उसकी रचना में उसका परिवेश, उसका समाज वैसे ही दिखाई देता है। यही कारण है कि अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के कला रूपों में
एक पूरी डाइवर्सिटी, एक पूरी विभिन्नता दिखाई देती है। ऐसे में हिंदी सिनेमा की तथा कथित मुख्य धारा के संदर्भ में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि वो कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा के पर्दे से भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें दलित और आदिवासी समाज का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है, या तो नदारद हो रहती है या तो फिर बिजुका की तरफ पेश की जाती है। कलाकार अपनी दुनिया का सच कहने से क्यों कतरा रहा है? क्या इसकी वजह स्वानुभूति और सहानुभूति का अंतर है, या अर्थ की सत्ता से दूर रहना इसका प्रमुख कारण है? वो कौन से वजूहात हैं जो हिंदी सिनेमा के निर्माताओं, निर्देशकों, पटकथा लेखकों, अभिनेताओं और दर्शकों को भी इतना अशक्त, इतना असहाय या फिर इतना घाव, निर्मम बना रही है कि उसके लिए सांस्कृतिक विकास के अश्लील नारों के बीच कला की सारी जरूरत 100 करोड़ क्लब तक सिमट गई है। भारत के हिस्से का कठोरतम सच, उसका दुख सुख, उसका राग विराग, सौंदर्य बोध, उसके जीवन का सुंदरतम स्वप्न 21वीं सदी के विकासशील भारत में भी हिंदी सिनेमा के पर्दे पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आइए एक बार फिर थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं सिनेमा के पैदा होने के समय में। सिनेमा अपने उस रूप में नहीं जन्मा था जैसा आज हम देखते हैं। खुद भारतीय सिनेमा का स्वरूप भी महज 100 सालों में तकनीक के स्तर पर काफी हद तक बदल गया। सिनेमा की पैदाइश और उसका विकास तकनीकी प्रयोगों और व्यावसायिक संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जो 1890 में विश्व पटल पर उभरा था। 14 अप्रैल 1894 को पहली बार काइनेटोस्कोप फॉर्मेट के जरिए विश्व में फिल्म का व्यावसायिक प्रदर्शन शुरू किया गया। इसके बाद व्यावसायिकता से जुड़ी प्राथमिकताओं ने लुमियर बंधुओं के साथ विश्व स्तर पर 1896 में ही तय कर दिया था कि इस कला माध्यम का स्वरूप क्या होगा। तो यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिनेमा व्यावसायिक आग्रह और प्रतिस्पर्धा से पैदा और विकसित हुआ है, और आज के दौर में व्यावसायिकता का यह आग्रह बाजार की हवस में बदल चुका है। निश्चित रूप से विश्व सिनेमा और भारतीय सिनेमा के भी बीच के दौर में कला के लिए और मुनाफे की प्रवृत्ति को कला की पक्षधरता ने चुनौती दी थी, लेकिन अभी हिंदी सिनेमा की चुनौतियां और उद्देश्य बदल गए। अब सभी को जल्दी से जल्दी 100 करोड़ क्लब में शामिल होना है, 200 करोड़ क्लब की ओर जाना है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि एक फिल्मकार को कमाना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से कमाना चाहिए, क्योंकि सिनेमा एक कला माध्यम के साथ उसके श्रम का भी माध्यम है, और इस श्रम का मूल्य और मुनाफा उसे निश्चित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन किन शर्तों पर? क्या कला और कलाकार के सामाजिक उत्तरदायित्व को तिलांजलि देकर? अर्नेस्ट फिशर साहब कहते हैं, हालांकि अगर ये मैं कहता तो सारा वजन नहीं आता, इसलिए अर्नेस्ट फिशर साहब कहते हैं कि कला स्वयं एक सामाजिक यथार्थ है। समाज के लिए कलाकार सबसे बड़ा जादूगर है, और समाज को यह मांग करने का पूरा अधिकार है कि कलाकार अपने सामाजिक काम के प्रति सचेत रहे। आज जब या तो समाज अपनी मांग, अपना हक या तो मांग नहीं पा रहा है, या मांगने पर उसे लाठियां और गोलियां दी जा रही हैं, ऐसे में कलाकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद उस मांग को समझे और आगे बढ़कर अपनी जनता का हाथ थाम ले। वॉल्टर बेंजामिन के शब्दों में कहें तो हमेशा से ही कला की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है एक ऐसी मांग को पैदा करना जिसकी पूरी तरह पूर्ति होने का समय अभी न आया। लेकिन हिंदी सिनेमा का फोकस एक लंबे समय से गड़बड़ाया हुआ है, उसे इस सामाजिक मांग से कोई सरोकार नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हिंदी सिनेमा में अभी पिछले दशक में अचानक हुआ है। उत्पल दत्त ने ये बहुत पहले ही लिखा है कि बंबई में फिल्में वैसे ही बनती हैं जैसे किसी जूते की फैक्ट्री में जूते। वो लोग कहते हैं कि लोग ऐसी ही फिल्में चाहते हैं, जबकि लोगों को सांस्कृतिक पराभव के लिए संचालित किया जाता है। सोचिए, उनके मुताबिक उस समय में भी सिनेमा के लिए गुस्सा करने का समय था, और हम आज तक गुस्सा नहीं हो पाते इस पूरी सिचुएशन पर। आज हिंदी सिनेमा में न तो निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में दलित आदिवासी भागीदारी का कोई संतोषजनक प्रतिशत दिखाई देता है, और न ही हिंदी सिनेमा के विषय के क्षेत्र में इन विमर्शों की तथा है। बनस्पत इसके दलित आदिवासी स्त्री आदि विमर्शों का मसाला लपेटकर फिल्में परोसने का बाजार गर्म। प्रकाश दास साहब चक्रव्यूह बनाते हैं, आदिवासी प्रश्न और हीरोइज्म को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आरक्षण बनाते हुए बीच रास्ते में टर्न ले लेते हैं। बाउंडर जैसी फिल्में बनती हैं, हिट भी होती हैं, और जिनकी जिंदगी में बाउंडर आते हैं उनका कुछ नहीं, वो वैसे ही बने रहते हैं। आदिवासी और दलित समाज में आरएसएस की शाखाएं और मिशनरी समाज को या तो जड़ों की ओर ले जा रही होती हैं, या फिर डिवाइन ट्रुथ बता रही होती, और उसी से प्रभावित बॉलीवुड भी उस पूरे समाज को हास्यास्पद और विजुका की तरह पेश कर रहा होता है। लेकिन ये भी कम हास्यास्पद नहीं है।
कि हम ऐसे मुनाफाखोर दौर में बॉलीवुड से उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिल्मों को सरोकार से जोड़ेगा। गियोटी प्लेथरों के शब्दों में कहें तो किसी भी जन समाज की कला उसकी मानसिकता से निर्धारित होती है, उसकी मानसिकता उसकी अवस्थिति का उत्पाद होती है और उस अवस्थिति को अंतिम विश्लेषण में उसकी उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों की स्थिति निर्धारित करती है। तो आज के दौर में नितांत व्यवसायिक सिनेमा किसके बारे में बात करेगा? हमारे आपके बारे में, या उस बाजार के पक्ष में बात करेगा जिसका अपूर्व पैसा सिनेमा की रीढ़ बना हुआ है? और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बाजार बहुत तेजी से जनता की अभिरुचियां बदल रहा है। दर्शक खुद अपना सिनेमा नहीं बना सकता, हम आप नहीं बना सकते मल्टीप्लेक्स के लिए और बड़े पर्दे के लिए। ऐसे में उनके सामने फिल्मकार जो कुछ भी परोसता है वही उनके सिनेमा का मुख्य हिस्सा बन जाता है। एक तरीके से प्लान तरीके से उसकी सारी अभिरुचियां बढ़ाई जाती है। आप एक दर्शक को एक ही विषय के साथ लगातार शामिल कर रहे होते हैं, ऐसे में उस दर्शक के सामने कोई विकल्प नहीं बचता। इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे दर्शक का पूरा दृष्टिकोण बदलता है और फिर वही सिनेमा जगत, वही बॉलीवुड उसे दर्शकों की मांग के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। अब सारा सिनेमा दर्शकों की मांग का है और इस मांग में बहुत बड़ा प्रतिशत मल्टीप्लेक्स सिनेमा के दर्शकों का है। तो आज हम देखते हैं कि ये हमारी जो जनता की मांग है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मल्टीप्लेक्स के नवधनाढ्य दर्शकों का है। तो सिनेमा उनकी अभिरुचियों को स्वर दे रहा है। दूसरे तौर पे अगर देखा जाए बाजार और कला के इस पूरे संदर्भ में दर्शक की रुचियां, हम में से कितने लोग किसी ऐसी फिल्म को देखने जाना चाहेंगे जो आपको दिमागी तौर पर झकझोर देती हो? जब हम अपनी जिंदगी में त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो हम मनोरंजन के लिए जाते हैं। मनोरंजन की पूरी परिभाषा बदल दी गई। आज मनोरंजन सिर्फ अश्लील है। अश्लील सिर्फ जेंडर के तौर पे नहीं, अश्लील उन सारी चीजों के तौर पे जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी मारे जा रहे हैं। उस दौर में आप एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो आपको सिर्फ विदेश भ्रमण कराए, सिर्फ पूरी दुनिया का ग्लोब दिखाए और आप उसमें बैठे हुए उन फैंटेसीज में जा रहे होते हैं। आम दर्शक जा रहा होता है कि शायद काश आगे की जिंदगी में ये हमारे साथ जुड़े। ऐसे दौर में हम फिल्मकारों को और निश्चित रूप से दर्शकों को भी सोचना पड़ेगा कि कला या सिनेमा या कोई भी कला हो सिर्फ सच की पुनर्प्रस्तुति नहीं करता है। उसको आज के सच की व्याख्या भी करनी पड़ेगी, उसको आज के अमानवीय सच को बदलना भी पड़ेगा। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसी पूंजी के सिनेमा में, बाजार के सिनेमा में सेंध लें और पूंजी को अपनी ताकत बनाते हुए भी अपने विश्वासों पर, अपनी आस्थाओं पर, अपने विचारों पर टिके रहें और एक सिनेमा बनाएं। या फिर हम किस अमानवीय सिनेमा के पैरेलल अपनी तरह एक नया सिनेमा शुरू करें। आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं, समानांतर सिनेमा, कोई भी नाम, आप फ्री हैं। लेकिन आज के इस दौर में यह बहुत जरूरी है कि हम न सिर्फ फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में बल्कि दर्शकों के तौर पर भी फिल्म की समीक्षा करते वक्त भी इस बात को देखें कि कौन सी सिनेमा, कौन सा फिल्म दर्शक और समाज के बीच, दर्शक और सिनेमा के बीच को दूरी को कम कर रहा है। कैसे सिनेमा में आज के प्रश्न न सिर्फ दिखाए जा रहे हैं बल्कि प्रश्नों के जवाब की ओर भी जाने की कोशिश की जा रही है, दर्शक के तौर पर और कलाकार के तौर पर। इन दोनों लेवल पर हमें सजग होना पड़ेगा। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात कही और मैं शुरू में ये स्मृति चिन्ह देना जो है, समय बचाने के चक्कर में हम जो है बदलाव आगे पीछे हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो प्रक्रिया पूरी की जाए। तो मैं रामधन मीडिया जी को बुलाता हूँ कि वो आए और मंचासीन अतिथियों का सम्मान करें। धन्यवाद
इसके बाद मैं समय नहीं लूंगा, सीधे सीधे मैं डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जोहार साथियों, किशन जी और सभागार में उपस्थित विद्वान साथियों, दो दिनों से हिंदी सिनेमा का दलित और आदिवासी नजरिए से आप सब पोस्टमार्टम कर रहे हैं और बहुत सारी सच्चाइयां आपके सामने आ चुकी हैं। उन्हीं में दो एक बातें मैं अपनी रखूंगा। मैं ना सिनेमा का एक्सपर्ट हूं, ना सिनेमा की तकनीक जानता हूं, लेकिन आदिवासी समाज और साहित्य से एक रिश्ता है। इस वजह से हिंदी सिनेमा जो सीमित जानकारी जिसके बारे में मेरी है, उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में आदिवासियों के बारे में लिखा तो गया, लेकिन जो लिखा गया उसके आधार पर आदिवासियों के बारे में सच का पता कम चलता है, भ्रमों का निर्माण अधिक होता है। ये स्थिति फिल्मों के बारे में और ज्यादा है। भ्रामक समझ पैदा करती है आपकी आदिवासियों के बारे में। कई बार इतनी भ्रामक, इतनी गड़बड़ चीजें दिखाई जाती है कि आपराधिक स्तर तक, यानी आदिवासियों को उस रूप में प्रस्तुत करना भारतीय संविधान, भारतीय न्याय प्रणाली के तहत एक अपराध माना जाना चाहिए। इसका ताजा तरीन उदाहरण आप देखेंगे, एक फिल्म आई और ये फिल्म आप लोगों में से ये ट्रेलर बहुत लोगों ने देखा होगा। ये फिर से शुरू से इसको कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। ये हटा दीजिए, आवाज जितनी उसमें से आएगी उतनी आएगी। हाँ, और वो माइक लगा दीजिए उसके बाद, उसमें से आवाज नहीं, वो वाला माइक है और लेस माइक। वैसे इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्लेख आपने एक बहुत बड़ी गलती करी आदिवासियों के इलाके में आकर। ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है, शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए कमाए हैं और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी में। ये फिल्म का ट्रेलर है और फिल्म इसी तरह की वाहियात चीजों से भरी हुई है। इसके बारे में यहाँ बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी ये फिल्म है MS-2 द मैसेंजर। ये एक लंपट है, राम रहीम सिंह या पता नहीं क्या उसका नाम है। वो आत्म प्रचार के लिए उसने, आप देखिए भारत में ब्लैक मनी का एक